कहानी शुरू होती है सियोल शहर से, जहां हर तरफ बेइंतहा कंस्ट्रक्शन चल रहा था। बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे थे, लोग महंगे घर खरीद रहे थे। इसी दौर में एक शख्स है सोंग, जिसने अपनी मेहनत की कमाई से 1 अरब वॉन में फ्लैट खरीदा। वजह थी कि वहां जल्द ही एटी जैक लाइन यानी सबवे आने वाली थी, जिससे रेट और बढ़ने थे। सोंग गांव से आया था, पढ़ाई की, नौकरी मिली और फिर कंपनी से लोन लेकर अपनी जिंदगी की सारी बचत इसी फ्लैट में लगा दी। ये फ्लैट 84 स्क्वायर मीटर का था, यानी तकरीबन 101 गज। घर खरीदने के बाद सोंग बहुत खुश था, लेकिन कुछ ही दिन में उसकी खुशी में खलल पड़ गया। ऊपर वाले फ्लोर से रोज रात को ठक-ठक की आवाज आने लगी, जिससे उसकी नींद उड़ने लगी। वो ऊपर जाकर शिकायत करता है तो 15वें फ्लोर का जिन्हो कहता है कि आवाज तो मुझे भी ऊपर से आती लगती है। सोंग 16वें, 17वें फ्लोर तक जाता है। सब कोई अपना दामन बचाते हैं। फिर वो जाता है पेंट हाउस, जहां की मालकिन बताती है कि ये बिल्डिंग लोड बेयरिंग वाल्स से बनी है, मतलब एक जगह की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। इसके बाद सोंग को ऑफिस में भी ताने मिलते हैं, अगर तू पैसे शेयर मार्केट में लगाता तो आज करोड़पति होता। उसका दोस्त भी उसे ट्रेडिंग के लिए मना लेता है, कहता है 85 मिलियन लगा दे, 815 गुना रिटर्न मिलेगा। बहुत सोच विचार के बाद सोंग तय करता है कि वो रिस्क लेगा, क्योंकि उसका सुकून तो पहले ही छिन गया था। अगली सुबह जब वो प्रॉपर्टी बेचने की सोचता है, तो एजेंट उसे कहता है कि तेरे घर की वैल्यू अब 800 मिलियन ही रह गई है, यानी अभी से 210 मिलियन का घाटा। सोंग कहता है कम से कम 850 मिलियन तो करो, लेकिन एजेंट कहता है अमेरिकन पार्टी है, ज्यादा नहीं मिलेगा। सोंग मजबूरी में अपना घर गिरवी रख के 85 मिलियन का लोन लेता है और सारा पैसा ट्रेडिंग में लगा देता है। वो दिन रात सिर्फ शेयर के नंबर देखता है। जब शेयर 815 वॉन पे गिरता है तो वो खरीद लेता है और बस 15 अगस्त का इंतजार करता है कि उस दिन बेच देगा। मगर रात को फिर वही ठक ठक की आवाजें आने लगती हैं। नींद उड़ जाती है। नीचे वाले लोग भी उससे शिकायत करने लगते हैं। वो कहता है मैं थोड़ी कर रहा हूं, 13वीं मंजिल वाले कर रहे हैं। एक दिन वो नीचे खड़ा होता है तो मंसू आता है और अजीब तरह से कटर से कटकट आवाज निकालता है। सोंग डर जाता है, उसे समझ आ जाता है कि मंसू ही उसका टायर पंचर करता था। मगर वो झगड़ा नहीं करता, बस डर के मारे ईयरबड्स लगा के बैठ जाता है। इसी बीच उसे अपनी माँ की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे हैल्यूसिनेशन। माँ कह रही होती है कब गांव वापस आओगे, मगर फिर वही माँ चीखने लगती है। सोंग का दिमाग बिल्कुल हिल जाता है। वो खुद ही जमीन पे ठक ठक करने लगता है ताकि आवाज सबको परेशान करे। लोग उसके दरवाजे पे आते हैं। वो कहता है मुझे फंसाया जा रहा है, 13वीं मंजिल वाले कैमरा लगा के मेरी वीडियो बनाते हैं। जब मैं घर पे होता हूं तो आवाज करते हैं, जब नहीं होता तो नहीं। सेक्रेटरी कहती है पहले तुम्हारा घर चेक करेंगे। जब सब घर में आते हैं तो पता चलता है कि एक फोन स्पीकर से जुड़ा है, जो ड्राई बालकनी में है और यूट्यूब पे ड्रिलिंग मशीन की आवाज चला रहा है। सोंग समझ जाता है कि उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है ताकि वो घर बेच दे, ताकि जीटी लाइन आने के बाद प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ जाएं और ऊपर वाले लोग 500% मुनाफा कमाएं। जब मंसू गिर जाता है, लोग समझते हैं कि सोंग ने हमला किया है। पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। जेल में सोंग शेयर बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कंप्यूटर बंद हो जाता है और वो 95% घाटे में चला जाता है। सब कुछ खो बैठता है, घर, नौकरी, पैसे। वो सुसाइड का मन बना लेता है, माँ को खत लिखता है। मगर आखिरी वक्त में उसे 13वीं मंजिल से फिर वही आवाजें सुनाई देती हैं। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि असली कसूरवार नीचे वाले नहीं बल्कि ऊपर वाले हैं। अब जिन्हो और सोंग मिलकर पेंटहाउस की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि बिल्डिंग के ज्यादातर फ्लैट्स उन्हीं लोगों ने सस्ते में ले लिए हैं। शोर मचा के, लोगों को तंग करके, मजबूर करके निकलवा रहे हैं ताकि लाइन आने के बाद अरबों का फायदा उठा सकें। यह सब देखकर वुसोंग को शक होने लगता है कि यह जिन्हू जो पहले उसे मारना चाहता था अब अचानक उसका दोस्त बनकर उसकी मदद क्यों करना चाहता है। कोई तो गड़बड़ है। तभी उसकी नजर उस दूसरे फोन पर पड़ती है जो उस वक्त स्पीकर से कनेक्ट था और ड्राई बालकनी में मशीन ड्रिल की आवाज चला रहा था। फिर उसे याद आता है कि यह फोन तो वाईफाई से कनेक्ट था, लेकिन उसके घर में वाईफाई तो है ही नहीं। तो वाईफाई आखिर आ कहां से रही है। वो सीधा 15वीं मंजिल पर जाता है और देखता है कि सिग्नल वहीं से आ रहे हैं। जब वह जिन्हू से पूछता है तो वो कहता है नहीं भाई, मेरे घर में वाईफाई नहीं है। फिर वुसोंग अलग अलग फ्लोर पर चेक करता है, लेकिन जैसे ही वो 1501 वाले फ्लैट के सामने आता है, वाईफाई फुल सिग्नल पकड़ लेता है। मतलब साफ है, जिन्हू का ही सारा खेल है। अब पक्का सबूत जुटाने के लिए वुसोंग को उसके घर में घुसना था, लेकिन उसके पास चाबी नहीं थी।
फिर वुसोंग जिन्हू से कहता है, अगर तुम सोना में जा रहे हो तो मैं भी चलूं। लेकिन मेरे पास एंट्री की चाबी और पैसे नहीं है। जिन्हू बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे अकाउंट से कटवा लो। ऐसे में वुसोंग उसकी चाबी बदल देता है और बाद में चुपके से उसके घर में घुस जाता है। वह देखता है कि वाईफाई का नाम वही है जो उस वक्त कनेक्ट था। फिर उसे एक कमरा मिलता है जहां हर फ्लोर की फोटोज लगी हैं और यहां तक कि हर एक फ्लैट का डेटा है, कौन क्या करता है, कौन कब घर आता है, सब कुछ। जिन्हों के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जिससे वो बिना चाबी के लॉक खोल सकता है और सबके कैमरे एक्सेस कर सकता है। उसे एक टॉयलेट भी मिलता है जो पूरी तरह टूटा हुआ होता है और उसमें से लोहे की छड़ें बाहर निकल रही होती हैं जिनसे वह वो डरावनी आवाजें बनाता था। वुसोंग को अब सब समझ आता है कि जिन्होंने जानबूझकर उसे फंसाया ताकि वह मर जाए और उस फ्लैट की कीमत गिर जाए। जब कोई फ्लैट में आत्महत्या करता है तो प्रॉपर्टी के दाम गिर जाते हैं। असल में जिन्हू का निशाना उस सोसाइटी की सेक्रेटरी उन्हवा थी। पहले वह एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, लेकिन उसने खराब मटीरियल वाली बिल्डिंग को छुपाकर कंस्ट्रक्शन कंपनियों से पैसे खाए और अब वो सेक्रेटरी बनकर बैठी है। जिन्हू इस सच्चाई को सबके सामने लाना चाहता था और इसके लिए वुसोंग को शिकार बनाया। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। 13वीं मंजिल वाली औरत आती है जो पैसे मांगती है। जिन्हू से कहती है, मैंने तुम्हारे कहने पर चिट्स चिपकाए, मेरे मर्द ने झूठा झगड़ा किया, अब तो पैसे दो। जिन्हू उसे गुस्से में मार डालता है। वुसोंग यह सब बिस्तर के नीचे छुपकर देख रहा होता है। जैसे ही निकलने की कोशिश करता है, जिन्हू उसे पकड़ लेता है। तभी वुसोंग कहता है, रुको, मुझे मत मारो। मैं जानता हूं तुम्हारा इरादा अच्छा है, तुम उन्हवा की असलियत दुनिया को दिखाना चाहते हो। चलो हाथ मिला लेते हैं। तुम उसका काला सच लोगों को दिखा दो और बदले में मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा दो। क्योंकि मैं बहुत कर्ज में डूबा हूं और ऊपर से प्रॉपर्टी के पेपर्स भी वो ले गए थे। जिस ट्रेड में मैंने पैसा लगाया था वो भी फेल हो गया क्योंकि वो समय पर कंप्लीट नहीं हुआ। जिन्हू मान जाता है और दोनों मिलकर सेक्रेटरी को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन यहां सेक्रेटरी निकली और भी चालाक। उसने अपनी सारी काला करतूतों की एक ब्लैक अकाउंट बुक बना रखी थी जिसमें बिल्डिंग में यूज हुआ सारा घटिया मटीरियल और उसकी डिटेल थी। अच्छी दीवारें, अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छा मटीरियल होता तो खर्चा ज्यादा होता। मगर सेक्रेटरी ने घटिया सामान लगवाया, मुनाफा अपनी जेब में डाला। जिन्हू पहले उसके शौहर को मार देता है क्योंकि उसने गरीबों से सस्ते में फ्लोर खरीद लिए थे और सेक्रेटरी उन्हें सताती रहती थी। लेकिन जब जिन्हू कहता है औरत को कि वो उन्हवा को मार दे तो औरत उल्टा उन्हवा का साथ दे देती है। और तभी उन्हवा दोनों को धोखा देती है। वो चाहती थी जिन्हू और सांग दोनों मर जाएं ताकि पूरी बिल्डिंग का कंट्रोल उसी के पास हो। वो सांग को कहती है, जितने मूर्ख लोग तुम जैसे होते हैं उतना ही हम अमीर बनते जाते हैं। और जैसे ही वो उसे मारने लगती है, पीछे से जिन्हू आता है और उसे शूट कर देता है। फिर वो सांग से कहता है, अकाउंट बुक ले आओ। मगर सांग अब और किसी को नुकसान नहीं देना चाहता। वो अपने 14वें फ्लोर के असली पेपर्स निकालता है और बाकी सारे पेपर्स जलाकर पूरी पेंटहाउस को आग लगा देता है। गैस पाइप खुला होता है, धमाका होता है और नीचे के लोग बिल्डिंग छोड़ देते हैं। बाद में वो अस्पताल में होता है। मां आती है और कहती है, चल बेटा गांव चलते हैं। वो वापस गांव चला जाता है। मां कहती है, जितना रहना है रह, आराम कर। मगर उसे एहसास होता है कि उसे जिंदगी फिर से शुरू करनी है। फिर वो दोबारा 144 जाता है और सोचता है अब तो बिल्डिंग मेरी है। मगर जैसे ही अंदर जाता है उसे फिर नीचे से आवाजें सुनाई देती हैं, किसी स्पीकर या रोड के बिना भी। मतलब ये बिल्डिंग ही ऐसी है। और यही मूवी खत्म होती है। असल बात यह थी कि शोर हमारे घरों में ही नहीं, हमारे दिलों में भी है। जब हर इंसान सिर्फ अपना फायदा सोचकर दूसरों का नुकसान करता है, तब ये शोर कभी खत्म नहीं होता।